रघुवंशी सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज का हमारा जो विषय है वह सामान्य हिंदी और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण विषय है। ग्रुप सी में भी ये कम से कम 20 मार्क्स का आता है। तो हिंदी जो है वो एक कंसेप्चुअल विषय है, ना कि एक रटने का या उसको किसी प्रकार से याद रखने का कोई एक साधन नहीं है हिंदी। तो हिंदी को हम लोग बेसिकली आज शुरू करेंगे और हिंदी में जो हमारा प्रथम टॉपिक रहेगा वो हम रख रहे हैं वर्णमाला, क्योंकि वर्णमाला में सर्वाधिक दिक्कत आती है बच्चों को। तो इसी वजह से हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे वर्णमाला और इसके बाद हम शुरू करेंगे भाषा। और भाषा में इस बार हमारे नए विषय रहेंगे जिस पर हमारी टीम काम कर रही है, और उसमें कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी, क्योंकि इन प्रश्नों ने काफ़ी हद तक बच्चों को परेशान किया है। तो भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए हम पूरे प्रयासरत हैं और इसमें कोई घबराने की ऐसी बात नहीं है। जल्द ही इसको हम लोग शॉर्ट आउट कर लेंगे। खैर, हमारा आज का जो विषय है वो विषय है वर्णमाला। अब वर्णमाला जो है इसका उद्भव कहां से हुआ, सबसे पहले यह जानना बहुत आवश्यक है। खाली हम इसको याद करते चलते हैं वो आवश्यक नहीं है, इसको रटना आवश्यक नहीं है, इसको यह जानना आवश्यक है कि यह आया कहां से। तो ऐसा माना जाता है कि जो शिव जी हैं, महेश्वर शिव, तो इन्होंने, शिव जी ने 14 बार डमरू बजाया और जिससे 14 ध्वनियां निकली, 14 प्रकार की ध्वनियां निकली। और इन्हीं ध्वनियों को हमारे व्याकरण के महान विधिवेत्ता पाणिनि जी ने 14 सूत्रों में बांट दिया। पाणिनि जी ने 14 सूत्रों में विभक्त कर दिया और इसी ध्वनियों से 14 सूत्रों का निर्माण कर दिया। और इन्हीं 14 सूत्रों में जो शिव जी की 14 डमरू की ध्वनियां थी, उन्हीं से वर्णमाला का निर्माण हुआ है। अब ये किस प्रकार हुआ है इसको हम समझ लेते हैं। हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। जो प्रथम सूत्र में प्रथम आपकी यहां पर ध्वनियां हैं, सर्वप्रथम यहां पर जो ध्वनियां हैं, मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं जिससे समझने में आसानी रहे। अ, इसके बाद जो दूसरी ध्वनि आती है ई, उसके बाद जो तीसरी ध्वनि आती है ऊ, इसके बाद चौथी ध्वनि आती है अर। तो यहां पर शुरू में प्रथम सूत्र में 4 ध्वनियों का, यानी सबसे पहले इन्हीं ध्वनियों का निर्माण हुआ और इन्हीं ध्वनियों से अगली ध्वनि बनी। किस प्रकार बनी इसको भी देख लेते हैं। जब अ का उच्चारण आप 2 बार करेंगे, अ, तो आ बन जाता है, एक मात्रा फालतू हो जाती है, अ प्लस आ। इसी प्रकार जब आप ई का उच्चारण 2 बार करेंगे तो ई बड़ी ई बन जाती है, साहब बड़ी ई कहते हैं। इसी प्रकार जब आप ऊ का उच्चारण 2 बार करते हैं तो ओ। तो यहां पर आपने देखा 4 ध्वनियां हमें प्राप्त हुई थी शुरू में, जो मूल ध्वनियां थी, और इन्हीं ध्वनियों से अन्य ध्वनियों का निर्माण हुआ, आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार से अ आ ई उ और अर, इनका निर्माण हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब फिर इन्हीं ध्वनियों से अगली ध्वनियों का निर्माण होगा। किस प्रकार होगा, जब आप इस मूल ध्वनि को अ को ई से मेल कराएंगे, तो जब हम अ को ई से मेल कराते हैं तो और हम इसको मिलाकर बोलते हैं तो हमें एक ध्वनि प्राप्त होती है आई, आई। इसका शुद्ध उच्चारण यही है, हम लोग ए नहीं कहेंगे उसको, आई। तो इसका जो उच्चारण है आई, इससे क्या प्राप्त हुआ हमें, आई। इसी प्रकार से ये जो आई प्राप्त हुआ, जब इसको आ से उच्चारण किया जाएगा साथ मिलाकर तो मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि ए तो पहली है और एक और आ गया तो आए, तो एक मात्रा बढ़ने के कारण इस पर भी एक मात्रा आ जाएगी और ये बन जाता है आपके हिसाब से बड़ा ए, जबकि ये है आए। इसी के बाद
जब हम इसी आ का ऊ से उच्चारण करते हैं, ई से उच्चारण करने के बाद हमें ये दो प्राप्त हुए, अय और अय, और इसी प्रकार जब आ का ऊ से उच्चारण करेंगे तो जब हम इसको मिला के बोलते हैं तो औ सीधा यहां पर हमें प्राप्त हो जाता है औ। और इसी प्रकार से जब हम इस आ में ये औ प्राप्त करेंगे तो यहां पर मात्रा इसमें इसी प्रकार से जैसे यहां बढ़ी थी यहां भी बढ़ जाएगी औ, और यहां पर मात्रा हो जाएगी 2। तो यहां पर अब हम देखते हैं कि हमें कितनी ध्वनियां प्राप्त हुई हैं शुरू में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमें 11 ध्वनियां प्राप्त हुई हैं और यही 11 ध्वनियां कहलाती हैं स्वर। वर्णमाला में वर्णमाला मिलकर बनी है वर्णों की माला से, और जो वर्ण होते हैं उनको हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला भाग स्वर और दूसरा भाग व्यंजन। और हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं स्वर, जो सबसे पहले आपके यहाँ पे ध्वनि के रूप में उद्घाटित हुए, हम उन्हीं को पढ़ रहे हैं स्वर। और हमने ये देखा कि स्वर किस प्रकार से बने हैं और स्वरों की संख्या कितनी होती है। स्वरों की संख्या होती है 11 और उनका निर्माण इस प्रकार से हुआ है। और यहीं पर एक प्रश्न बन जाता है जिसकी तरफ हम ध्यान भी नहीं देते हैं और जिसको हम रटते रहते हैं, लेकिन वो रटने की आवश्यकता उसको है ही नहीं। सबसे पहला प्रश्न बन जाता है संयुक्त स्वर वर्णों की संख्या। अब संयुक्त का मतलब क्या होता है? संयुक्त का मतलब जब दो चीजें आपस में जुड़े, दो विपरीत चीजें आपस में जुड़ के एक का निर्माण करें, तो इसी प्रकार से उसको संयुक्त वर्ण किसको कहेंगे? जब दो विपरीत वर्ण मिलकर संयुक्त हो तो उसको संयुक्त वर्ण कहेंगे। और पीछे क्या लगा है? स्वर। तो कौन से वर्ण होंगे वो? स्वर वर्ण। तो संयुक्त स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी दिख रही है आपको? दो विपरीत अ, ई, अ, ए, अ, उ, अ, औ। तो ये चार किस प्रकार से बने हैं? ये संयुक्त हुए हैं विपरीत वर्णों से। तो इसीलिए संयुक्त स्वर वर्णों की संख्या हमारी यहां पर पहुंचती है 4। और यहीं से एक प्रश्न आ जाता है कि संयुक्त स्वर वर्णों की संख्या, संयुक्त स्वर वर्ण, और इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 4। कौन कौन से हैं? ऐ, अये, औ, औ। इनका सही उच्चारण सीखिए आप। संधि विच्छेद में यही गलती करते हैं हम लोग, सही उच्चारण की वजह से, और उसको हम तोड़ नहीं पाते हैं और उसको जोड़ नहीं पाते। और संधि विच्छेद तोड़ और जोड़ का काम है। खैर, उसको हम बहुत सरलता से सीखेंगे। ट्रिकी हिंदी, ये ट्रिकी हिंदी है जिसको आपको सीखना है। तो यहां पर संयुक्त स्वर वर्ण आपको दिख रहे हैं, इनमें रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये साफ दिख रहे हैं, आप बनाना सीख गए हैं। और यहां पर संयुक्त वर्ण, क्योंकि पहला जो प्रश्न आएगा संयुक्त स्वर वर्णों की संख्या वो 4 है। ठीक है, तो यहां पर ये इस प्रकार से इन वर्णों का जो स्वर हैं इनका निर्माण हुआ और आज ये आपके सामने। खैर, आज हमारा जो टॉपिक है वो पहला टॉपिक यही रहेगा, स्वर का, और हम इसे बहुत अच्छी तरह करेंगे ताकि हमें भविष्य में कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब इसी स्वर्ण वर्णों की संख्या से हम लोग यहां से हमने स्वरों का वर्गीकरण किया है। अब सभी लोग ये जानते हैं कि मुंह के कुछ भाग हैं, ध्वनि यहां से उत्पन्न होती है। तो यहां के कुछ भाग हैं, जैसे इसको हम व्यंजन बहुत अच्छी तरह समझेंगे, कंठ। इससे आगे अंदर जो हलक में लटका रहता है वो तालु। उससे आगे आएंगे तो ऊपर, ये ऊपर का भाग मूर्धा। उससे आगे आएंगे तो दंत। उससे आगे आएंगे तो ओष्ठ। ये 5 भाग हैं जो मुख्य हैं, जो आपको जानने हैं। इनका हम आगे उपयोग सिखाएंगे आपको। ठीक है, फिलहाल हम लोग स्वरों का वर्गीकरण कर रहे हैं। जो आपने ये 11 स्वर सीखे हैं, इनको किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, और स्वरों का वर्गीकरण हमने कुछ प्रकार से किया है, जिसमें पहला प्रकार है मात्रा या उच्चारण के आधार पर। अब मात्रा क्या है? जैसे आपने यहां अ देखा तो इसमें एक ही मात्रा है, ये एक ही तो है, लेकिन अगला ही वर्ण 2 मात्रा का हो जाता है, तो यहां पे 2 मात्रा हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमने मात्रा और उच्चारण के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया है। मात्रा और उच्चारण के आधार पर
स्वर कितने भागों में विभाजित है? प्रश्न यहीं से बन गया, 3 भागों में। और अगर एक प्रश्न आता है स्वर के कितने भेद हैं, तो ये भी 3 ही होंगे। इनको स्वर के भेद भी कहा जाता है। कई बार प्रश्न आ जाता है भेद, तो स्वर के 3 भेद हैं। और कौन कौन से हैं? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व, ह्रस्व का मतलब है छोटा, लघु यानी एक मात्रा वाला। वह स्वर, ये 11 है, जो केवल जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है और एक मात्रा वाले हैं, तो यही से सेलेक्ट कर लेते हैं। कौन कौन से आपको साफ दिख रहा है? अ, ई, उ, अ। और यहां पर यह बात ध्यान रखनी है कि इसको लघु स्वर और मूल, मूल भी कहा जाता है। मूल क्योंकि सबसे पहले इन्हीं का जन्म हुआ। पहले सूत्र में इन्हीं चारों का उल्लेख है और इन्हीं का जन्म सर्वप्रथम हुआ और इन्हीं से आगे की ध्वनियों का हुआ। तो इसलिए मूल कौन से हुए? सीधी सी बात है, तो मूल स्वर यही हुए। तो ह्रस्व स्वर में अगर हम बात करें तो कौन कौन से हुए जो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, जिनको बोलने में कम समय लगता है और एक ही मात्रा है? 4। कितने? 4। तो यहीं से प्रश्न आपका बनेगा, ह्रस्व स्वरों की संख्या 4। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दीर्घ, दीर्घ का मतलब है बड़ा, अलग ही पता लग रहा है। दीर्घ का मतलब बड़ा, इसका मतलब ज्यादा मात्रा वाला, जिसको बोलने में ह्रस्व से ज्यादा समय लगे और जो 2 मात्रा वाला हो। और 2 मात्रा वाले कौन से हैं? आपको पता ही है। जो बचे 1, 2 बड़ी ई, आ, ऐ बड़ा ओ, ए औ। तो कितने बचे यहां पर? 7। 7 जो है वो दीर्घ स्वर है जो बचे आपके यहां पर। जैसे यहां पर आ, बड़ी ई, औ, ए, ऐ, ओ, औ। ये तो ये 7 दीर्घ आपके स्वर है। अब एक और आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का जो अर्थ है वो है 2 से अधिक मात्राएं, यानी 3 या 3 से अधिक मात्राएं। कई बार जब हम किसी दूर के व्यक्ति को संबोधित करते हैं, सपोज कीजिए ईश्वर, और आप एक बहुत अच्छा श्लोक जानते होंगे, ओम 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 करके बुलाते हैं हम, तो ओम। तो जब हम किसी को संबोधित करते हैं तो यहां पर प्लुत स्वर होता है और उसका सबसे अच्छा उदाहरण है ओम। इसको 3 कहा जाता है बेसिकली, ये इस तरीके से। तो यहां पर कभी कभी प्लुत स्वर का प्रयोग होता है, लेकिन वो कभी कभी है, लेकिन भेदों में आएगा। भेद कितने होते हैं? 3। तो मात्रा और उच्चारण मतलब बोलने के आधार पर कितने हो गए यहाँ पे? 4 ह्रस्व स्वर, 7 दीर्घ स्वर और ये प्लुत स्वर कभी कभी जो प्रयोग होता है। इसके बाद हम आते हैं जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के आधार पर यानी कि आपकी जो जीभ है। अब इनका मतलब है इन स्वरों में से कौन सा जीभ के किस भाग से बोला जा रहा है। जीभ के 3 भाग हैं, आप देख रहे हो कितने भाग हैं यहां पर? 3। अग्र यानी आगे वाला, मध्य यानी बीच वाला, पश्च यानी कि पीछे वाला। मैं जीभ को यहां पर जीवा को बना देता हूं जिससे मिटाना ना पड़े, ये, और इससे आपको सरलता रहेगी। ये जीभ का आपके अग्रभाग है, आगे वाला, ये बिल्कुल बीच वाला मध्य। मैं यहां पे लिख भी देता हूं, अग्र, मध्य और ये पश्च यानी कि पीछे वाला भाग। अब जब आप इसको बोलते हैं तो उसको, ये हिंदी केवल एक प्रैक्टिकल है और इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, आप बोल के वही उत्तर को निकाल सकते हैं प्रश्न से। तो जब आप बोलते हैं इसको जीभ के, तो जब आप अ बोलते हैं तो अ आपके आगे नहीं आ रहा, पीछे नहीं आ रहा, केवल बीच में आ रहा। प्रैक्टिकल करके देखें घर पे, जैसे संगीत का रियाज होता है उसी प्रकार से हिंदी भी है। तो अ आ रहा है बीच में, तो मध्य भाग से आपका अ बोला जा रहा है यहां पर। इसके बाद हम बात करते हैं आ, तो आ हलक में जा रहा है यानी पीछे के भाग से बोला जा रहा है। तो जब आप यहां पे, मैं यहां लिख देता हूं पश्च भाग पे आ, और कौन सा बोला जा रहा है? ई। तो ई आगे आ गया है, तो यहां पर ई।
अब ई में ही बड़ी ई भी आएगी तो वो भी यहीं से बोला जाएगा, सीधी सी बात है। और कौन सा बोला जा रहा है यहां पर, जब यहां पर ऊ, तो ऊ जो है ओ तो पीछे की तरफ आ रहा है। जब आप इसको एनालिसिस करेंगे तो ऊ पीछे की तरफ, तो बड़ा ऊ भी वहीं जाएगा। और इसी प्रकार से जब हम यहां आते हैं तो ए, अब ए जो वर्ण है, देखो यहां पर समझने के लिए कई बार आप भूल जाते हो, ये प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है, तो आपको पता है ई वर्ण आगे आ रहा है और ई वर्ण के मिलने से ही बना है इन दोनों का निर्माण हुआ है ए। तो ए ये भी आगे, ई ए ये बिल्कुल जीभ के बाहर है, इसको बोलना सीखें आप, आई आई आई। तो यहां पर ए और ए ये दोनों ही यहीं पर आएंगे और इनका निर्माण भी ई के मिलने से हुआ है दोनों का, इसलिए आगे ही आएंगे। अब इसी प्रकार से ऊ आपका कहां आ रहा था, पीछे, और ऊ के मिलने से किन दो वर्णों का निर्माण हुआ है, ओ और औ, तो पीछे की तरफ जा रहा है, तो ये पश्च भाग से बोले जाएंगे, सीधी सी बात है। तो ये औ और औ। तो जीवा के आधार पर भी 3 भाग होते हैं स्वरों के उच्चारण के। जीवा के आधार पर जीभ से बोलने के अगर, मध्य और पश्च, और इसका प्रैक्टिकल आप जब करेंगे, इसको बनाएंगे आप कॉपी पर और इनके नोट्स जरूर तैयार करें। और इसकी स्टडी अगर आपको करनी हो तो हिंदी की स्टडी के लिए आपकी अगर एनसीईआरटी है तो मच बेटर, वरना एनसीईआरटी में बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ेगी। आप लूसेंट को पढ़ सकते हैं, तो अगर उसमें मिल जाए आपको संभवतः ये सब चीजें तो अच्छी बात है। इनके नोट्स तैयार आप कर लें ताकि अंतिम समय पर भागने का प्रयास कम हो जाए, और इनको रटने की आवश्यकता नहीं है, आप प्रैक्टिकल ही करें। मैं जितना भी सिखाऊंगा ट्रिकी हिंदी सिखाऊंगा आपको किसी में भी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी पूरी हिंदी में। उसके बाद हम बात करते हैं, इसको समझने के बाद हम आते हैं तीसरे उस पे, ओष्ठ। ओष्ठ का मतलब होंठ होते हैं। अब होंठ में यहां पर 2 भाग, कितने भाग किए गए हैं, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अवृत्तमुखी और वृत्तमुखी। वृत्त का मतलब होता है गोल, किन स्वरों को बोलते हुए होंठ गोल रूप ले लेते हैं, वृत्त बना देते हैं। वृत्त का मतलब सर्किल, जैसे आप बोले ऊ तो बन गया सर्किल, सीधी सी बात है, वृत्त बन गया। और ए का मतलब होता है ना, यानी उसके आगे लगा है वृत्तमुखी, जिसको बोलते हुए वृत्त ना बने वो अवृत्तमुखी, और जिसको बोलते वृत्त बने वो वृत्तमुखी। तो सर्वप्रथम हम वृत्त देख लेते हैं, आप खुद भी बोल कर देखिए, 11 ही तो स्वर हैं। तो यहां पर जब हम बोलते हैं तो ऊ, तो बड़ा ऊ भी यहीं आएगा, औ। और सीधी सी बात है, ऊ से ही मिलकर किनका निर्माण हुआ है, औ और औ, ये तो इनके साथ साथ ही रहेंगे जैसे वहां रहे थे। आप देख रहे हैं पश्च में ये चारों हैं, और अगर में ई वाले हैं तो यहां पर औ और औ, इनको चारों को बोलते हुए औ औ औ औ औ, चारों को बोलते हुए आपके जो ओष्ठ हैं वो गोल रूप ले रहे हैं, एक सर्किल का रूप ले रहे हैं, वृत्त का रूप ले रहे हैं, इसीलिए इसको वृत्तमुखी स्वर कहा जाता है। ठीक है, ओष्ठ के रूप में। और बाकी जो बचे वो अवृत्तमुखी, सीधी सी बात है, बाकी जो भी बचे वो अवृत्तमुखी। और कौन कौन से बचे ये भी हम देख लेते हैं। यहां पर अगर हम ध्यान दें, आ ई, ठीक है, आई और आई। तो यहां पर ये बाकी, अगर आप इनकी संख्या ध्यान रखना चाहें कभी भी, देखिए यूके ट्रिपल एससी जो है विशेषकर ऐसे प्रश्नों पे ज्यादा ध्यान देता है आयोग की अपेक्षा। हमारे जो लोक सेवा आयोग है उसकी अपेक्षा जो अधीनस्थ आयोग है वो इन चीजों पे ज्यादा फोकस रखता है। और आपसे कहीं से भी कोई सा भी प्रश्न पूछ लेगा, जिसके लिए मैंने आपका इस तरीके से टेबल तैयार की और प्रैक्टिकल ही हम लोग इसको कर रहे हैं। आपसे यही पूछ लेगा वृत्तमुखी ओष्ठ के आधार पर कितने वृत्तमुखी स्वर होते हैं। घूम गए वहां पर, कहीं किसी बुक में नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा, कहां से याद करें। फिर हम कहेंगे प्रश्न नया है, लेकिन नया नहीं है, ये हमारी पढ़ाई की कमी है। तो अगर हम इस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो हमारा प्रश्न बाहर जाने का बहुत ही कम चांसेस हो जाते हैं। तो वृत्तमुखी के कितने हो गए, 4। आप प्रैक्टिकली कर लीजिए, 11 ही तो स्वर है, बोलकर देख लीजिए कितने का ओष्ठ गोल हो रहा है और कितने में नहीं हो रहा है। तो यहां इस प्रकार से 2 भागों में ओष्ठ को हम विभाजित करते हैं, अवृत्तमुखी और वृत्तमुखी।
अब इसके बाद आता है नासिका के आधार पर। नासिका होती है ये गला, नासिका। अब अनुनासिक और निर्नुनासिक, देखो नासिक का मतलब तो एक गला। अब वो स्वर, अनु का मतलब होता है पीछे, जो नाक के पीछे से जिनकी आवाज आए या नाक के साथ आए, ऐसे स्वर। और ऐसे स्वर, निर का मतलब होता है ना। अभी हम इन पर बात करेंगे, जब उपसर्ग प्रत्यय पे आएंगे तो हम इनको बनाएंगे उपसर्ग प्रत्ययों के, हम रटेंगे नहीं, हम बनाएंगे खुद। तो निर का मतलब ना और अनु का मतलब पीछे, यानी कि वह स्वर जिनको बोलने, जिनकी आवाज नाक के साथ आए या पीछे आए, अनु। और निर का मतलब जिनकी नाक के साथ ना, ये सॉरी नाक नहीं, नासिका, नासिका के साथ, या नाक भी आप कह सकते हो, उसका संबंध वहीं से रहे, तो नाक के ना आए। अब वो कैसे है, अगर हम बात करें यहां पर, आप इसको देखिए, तो इसमें हम अगर बात करें निर्नुनासिक में, सबसे पहले अ, ई, उ, कहीं भी आवाज नहीं आ रही है, तो इसलिए निर्नुनासिक। लेकिन आवाज कहां आएगी, आवाज इसी पर आएगी, अ पर ही आएगी। लेकिन कैसे, जब इस पर अनुस्वार लग जाएगा, यह अनुस्वार होता है। इसका मतलब होता है आधा म, इसको बोलते हैं अम। जैसे अम बोला, बोल के देखो, तो नाक की आवाज पीछे चली गई और यह तुरंत बन गया अनुनासिक स्वर, तुरंत बन गया। तो जिसके ऊपर भी अनुस्वार आ जाए वह होता है अनुनासिक स्वर, या चंद्र बिंदु आ जाए उसमें भी इसका भी मतलब यही होता है। ठीक है, तो जिसके स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु लग गया, चाहे वो ई के ऊपर लग गया, अनुस्वार लग गया, ऊ के ऊपर लग गया, आ के ऊपर लग गया, तुरंत वो म की आवाज आ जाएगी, यानी हलंत वाला म। तो वो अम, इम, उम, तो इस प्रकार से उसका उच्चारण हो जाएगा और वो तुरंत नाक के पीछे चला जाएगा, रटने की आवश्यकता नहीं है, सीधा पता लग रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मुख द्वार के और मुख विवर। ये मुंह के खुलने के आधार पर, किस स्वर को बोलते हुए मुंह का कितना भाग खुल रहा है और कितना भाग बंद हो रहा है, उसके आधार पर ये चारों का वर्गीकरण किया गया है। कितने भागों में वर्गीकरण किया गया, 4। इसका नासिका के आधार पर भी 2 था, ओष्ठ के आधार पर 2, जीवा के आधार पर 3 और मात्रा उच्चारण के आधार पर 3। अब इसके आधार पर 4 है। अब यहां पर मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं ताकि ये समझ में आ जाए। अब यहां पर विवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर और आपका अर्ध समृद्ध स्वर और समृद्ध स्वर, तो यहां पर ये है। अब जैसे विवृत, विवृत को मैं थोड़ा सा यहां इंग्लिश में भी डिफाइन कर देता हूं। इसका मतलब है ओपन। इसको याद करने का और समझने का सबसे सरल तरीका यह है, वरना ये घुमा देता है और यहां पर प्रश्न आपके लिए एक टिपिकल तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ना हो। तो इसका मतलब है ओपन, और मैं पहले ये दोनों को समझाऊंगा। इसका मतलब है क्लोज, समृद्ध का मतलब है क्लोज, वृत्त पूरा बंद, ठीक है, क्लोज। और विवृत का मतलब है समृद्ध बंद, और विवृत का मतलब है खुला, वृत्त का खुला, वी। ठीक है, तो यहां पे ओपन। तो ऐसा कौन सा स्वर है इन 11 में से जिसको बोलने के बाद मुंह पूरा खुल जाए, पूरा ओपन हो जाए, आ। इसके अलावा कोई है ही नहीं। आप बोल के देख लीजिए, अ, ई छोटा हो रहा है, लेकिन जब आपको आ, तो आ ही एकमात्र स्वर है जिसको बोलने पर मुख का जो द्वार है, मुख विवर, मुख विवर, और ये मुंह का जो द्वार है ये पूरा खुल जाए, इसको बोलते हैं आ, यानी विवृत स्वर। और इसी के अपोजिट ऐसा कौन सा है जिसको बोलने पर मुख द्वार बंद हो, लगभग लगभग बंद हो, लगभग बंद हो, इसको पूरा बंद नहीं कहते। जैसे ई, ई में बहुत थोड़ा सा खुलता है, मतलब बिल्कुल ही खुलता नहीं है, बस बंद ही रहता है, जीभ उसको ढक लेती है। जब आप बोलोगे ई, आई, और एक और होगा ऊ, औ, जब आप इसको बोलोगे ई, आई और ऊ, औ, तो क्लोज रहेगा, लगभग लगभग बंद रहता है। जब आप इसका प्रैक्टिस करोगे तो उसको समझ में आएगा। और इसी के बाद अर्ध विपरीत और अर्ध समृद्ध है, यानी आधा खुला और आधा बंद। अब इसको क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। आधे खुले का मतलब है जो हाफ ओपन, ये ओपन है तो इसका मतलब है हाफ ओपन, और इसका मतलब है हाफ क्लोज। इसको भी समझ लेते हैं। हाफ ओपन यानी कुछ स्वरों को बोलने पर जो मुख द्वार है वो आधा खुलता है। ठीक है, अब वो कौन से हैं, अगर हम बात करें अ,
तो थोड़ा खुल गया अ बोल के देखिए आप लोग, प्रैक्टिकल करेंगे तभी समझ में आएगा, अन्यथा हिंदी समझ में नहीं आने वाली है, रटते रहेंगे दिक्कत हो जाएगी। अ ए और औ, अ ए औ। जब आप इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इससे मुख द्वार आधा बंद है। बंद है जब आप बोलोगे तो नीचे बंद और ऊपर खुला। कई बार ये प्रश्न आता है कि भाई आधा खुला और आधा बंद है, तो एक ही तो बात है, एक बात नहीं है। आप जब करेंगे तो देखिए, इसको बोलेंगे तो अ ए और औ, तो यहां आधा खुला है नीचे से, और बंद का मतलब यहां पे तात्पर्य है जब आप ए बोलोगे और ये वाला ओ बोलोगे तो ये हाफ क्लोज रहेगा, ए और ये ऊपर की तरफ बोला जाएगा। इसको बोलने का, उच्चारण का आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर ए ओ, ठीक है। तो यहां पर ये जो है अर्ध विवृत, अर्ध समृत और समृत और विवृत थे। और इसी के साथ एक और प्रकार होता है घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर भी एक प्रकार होता है स्वर का। घोष का मतलब होता है जब बोलते हैं तो किसको बोलने पर यहां पर गड़गड़ाहट हो या स्वर तंत्रियां होते कंपन हो। इसका मैं व्यंजन में जिक्र करूंगा क्योंकि यहां समझ में नहीं आएगा ये। तो लगभग आपके स्वर से जितने प्रश्न आते हैं हम लोगों ने वो यहां पर देख लिए हैं। प्रैक्टिकली आ जाए या आपसे अनप्रैक्टिकली पूछ ले, सीधा पूछ ले कि मुख द्वार के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 4। मात्रा, उच्चारण, और यहां पे ये मूल स्वर, इनका नाम हस्व का जैसे ये है लघु और मूल भी है, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से इन सब के जो नाम होते हैं वो आपको बुक्स में थोड़े मिल जाएंगे अगर हुआ, वैसे तो मैंने सब यहां डिफाइन कर दिए, और लेकिन इसको पढ़ना प्रैक्टिकली है। चलिए आज के लिए स्वर, कल हम करेंगे व्यंजन, और उसके बाद हम पढ़ेंगे जो असली प्रॉब्लम है कि उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं, लेखन के आधार पर कितने होते हैं। इसका सही विवरण हर जगह नहीं मिलता, कहीं 45, कहीं 48, कहीं 49, कहीं 52, कहीं 56। तो इसको भी हम लोग बहुत अच्छी तरह डिफाइन करेंगे और उसके बाद हम भाषा पे आएंगे। पहले हम समझ तो ले है क्या चीज। तो यहां पे स्वर आपका आज कंप्लीट होता है, इसको आप देख लीजिए, इसको और इसको नोट डाउन कर लीजिए।